बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुशामदीद। हमारा आज का जो लेक्चर है वो उर्दू कवायद के हवाले से बहुत अहम लेक्चर है और हमारे लेक्चर का अनवान है उर्दू गज़ल के अनासर या उर्दू नज़म के अनासर। अनासर मतलब कंपोनेंट्स, यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि एक गज़ल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, गज़ल के पार्ट्स क्या होते हैं, गज़ल किन चीज़ों से मिलकर बनती है, कौन से अज्जा हैं जिनको मिलाया जाता है जो एक गज़ल तैयार हो जाती है। गज़ल में कौन कौन से अज्जा होते हैं, कौन कौन से अनासर होते हैं। तो सिंपल वर्ड में कंपोनेंट्स ऑफ अ गज़ल। अच्छा, इन अनासर को पहचाने बगैर आपके लिए गज़ल की तशरीह करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं आगे जो है जाके अपनी बात की वजाहत करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक गज़ल के कौन कौन से अनासर होते हैं। तो एक गज़ल के जो अज्जा होते हैं, जो अनासर होते हैं, वो मेरे साथ हैं मिसरा, मिसरा उला, मिसरा सानी, काफ़िया, रदीफ़, मतला, मतला सानी और मक्ता। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम समझ लें, वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे और इन चीज़ों को जब हम समझ लें तो हम गज़ल की तशरीह को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी गज़ल की तशरीह कर रहे होंगे तो उस शेर का आपने थोड़ा सा हवाला, थोड़ा सा रेफरेंस देना होगा कि ये शेर गज़ल के मक्ता में से आया है, ये शेर गज़ल के मतला में से आया है, ये शेर गज़ल के मतला सानी में से आया है, इसके पहले मिसरे में ये अनासर इस्तेमाल हुए हैं, या इसके पहले मिसरे दूसरे मिसरे में ये फ़नी महासिन इस्तेमाल हुए, पहले मिसरे दूसरे मिसरे में ये ताल्लुक़ है। इन चीज़ों का अगर आपको पता हो और ऐसी टेक्निकल पॉइंट्स अगर आप अपनी तशरीह में शामिल कर देंगे तो आपकी जो तशरीह है वो बहुत सुपर डुपर हो जाएगी, सुपर क्लास हो जाएगी। लाजमी नहीं है इन सब चीज़ों को जो आप अपनी तशरीह में शामिल करें, लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको जो है इन चीज़ों को मेंशन करना होता है। तो इनको सीखे बगैर गज़ल की तशरीह सीख लेना ज़रा थोड़ी सी टफ बात है। अच्छा, पहली चीज़ है मिसरा। देखो गज़ल होती कैसे है। जो गज़ल होती है या जो नज़म होती हैं उसमें छोटे छोटे शेर होते हैं, बहुत सारे शेर होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं और उससे एक गज़ल हमारे पास जो है वो बन जाती है। तो मिसरा असल में दरवाजे के आधे पट को कहते हैं। अगर को आप किसी को और पुराने घर में चले जाएं तो आपको याद होगा तो उनका दरवाज़ा जो है उसके दो पट होते हैं, एक पट इस तरफ, एक पट इस तरफ, दो दरवाजे होते हैं, वो मिलकर एक दरवाज़ा बनता है। आजकल तो सिंगल डोर आया हुआ है, तो पुराने ज़माने में दो दरवाजे होते थे, इस तरह बंद होते थे, इस तरह खुलते थे। तो एक दरवाजे को जो है उसको हम जो है मिसरा कहते हैं। तो मिसरा असल में देखो एक शेर जो होता है, शेर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊंगा। एक शेर में दो लाइनें होती हैं, ठीक है। तो उसकी एक लाइन जो होती है, शेर की जो एक लाइन होती है, ये एक शेर है, ये एक शेर है, इसकी दो लाइन है, तो इसकी एक लाइन जो है इसको जो है हम मिसरा कहते हैं। तो मिसरा की डिफिनेशन ये हो गई कि यहाँ मैं कह सकता हूँ मिसरा मेरे पास है आधा शेर। आधा जो है शेर हो उसको हम मिसरा कहते हैं। तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने शेर लिखा है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अब ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन ये जो है इसका एक मिसरा है और ये जो है ये इसका दूसरा मिसरा है। तो एक शेर में दो मिसरे होते हैं, आधे शेर जो है, आधे शेर को हम मिसरा कहते हैं। फिर है मिसराए उला और मिसराए सानी। ये तो बहुत आसान बात हो गई कि अब यहाँ हम कह सकते हैं कि मिसरा उला पहला शेर, उला अव्वल, ठीक है, पहला शेर, और मिसरा सानी दूसरा शेर। अब आपको सवाल आ सकता है कि इस शेर के मिसरा उला में कौन से, या इस शेर के मिसरा सानी में, मिसरा सानी में कौन से फ़नी महासिन इस्तेमाल हुए हैं, या कौन से जो है तरकीब इस्तेमाल हुई है, या किस चीज़ का तस्करा हुआ है। इस तरह से कोई सवाल आ सकता है। तो अब अगर आपको यही नहीं पता मिसरा क्या होता है, मिसरा सानी क्या होता है, तो फिर वहाँ आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मिसरा कहते हैं आधे शेर को, मिसरा उला कहते हैं पहली लाइन को। एक शेर की दो लाइनें होती है, पहली लाइन मिसरा उला और दूसरी लाइन मिसरा सानी। फिर हमारे पास होता है काफिया।
काफिया कहते हैं एक जैसी आवाज, एक जैसी आवाज, वो अल्फाज जिसमें जिनकी आवाज एक जैसी हो, ठीक है। और वो जो है गजल के हर शेर में वो एक लफ्ज आए जिसकी आवाज एक जैसी हो, तो इसको हम कहते हैं काफिया। यानी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, मर, इस पहले मिसरे में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मर, और दूसरे मिसरे में दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उतर। मर और उतर दोनों जो हैं एक ही आवाज़ है। देखो, मर, उतर, सुधर, किधर, जिधर, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके मायने मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी आवाज़ जो है, हम वज़न एक जैसे जो अल्फाज हैं, तो इनको हम कहेंगे काफिया। तो गज़ल का जो तीसरा जो कंपोनेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंपोनेंट हमारे पास है काफिया। काफिया कहते हैं गज़ल में एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज। तो गज़ल का जो शेर होता है, उस शेर के मिसरे सानी में एक लफ्ज़ ऐसा जो इस्तेमाल हुआ होता है, जो कि ऊपर वाले शेर जो होता है उसके एक लफ्ज़ का हम आवाज़ होता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली जो है आपको समझा दूंगा थोड़ा सा आगे जाके। तो अभी आप इतना समझ लो, काफिया वो अल्फाज होते हैं जिनकी एक जैसी आवाज़ होती है। अब अगली चीज़ है वो है रदीफ। रदीफ बेसिकली बेटे उसका मीनिंग होता है कि घोड़े पर एक बंदा जो जा रहा है, उसके पीछे जो बंदा बैठा हो, उसको हम रदीफ कहते हैं। तो अच्छा, रदीफ वो लफ्ज़ होता है जो एक शेर में बार बार काफिया के बाद आता है और एक शेर में बार बार रिपीट होता हो। हर शेर में बार बार वही लफ्ज़, पूरी गज़ल में वही लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे काफिया। जैसे रदीफ, जैसे यहाँ काफिया क्या है, उतर, और उतर के बाद ये लफ्ज़ है जाऊँगा। अब अगर आगे इस गज़ल के अगले अशार को हम देखेंगे, अगर उनमें भी काफिया के बाद यही लफ्ज़ दोबारा आया है, बार बार आया है, तो हम कहेंगे ये इस गज़ल का क्या है, रदीफ है, जाऊँगा, यानी जो बार बार रिपीट हो काफिया के बाद। अच्छा, काफिया होना ज़रूरी है, काफिया के बगैर गज़ल जो है वो नहीं हो सकती, लेकिन रदीफ होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। अगर रदीफ गज़ल में मौजूद है तो इस गज़ल को हम कहते हैं मुरद्दिफ गज़ल, और अगर वो रदीफ उसमें मौजूद नहीं है तो फिर ऐसी गज़ल को हम कहते हैं गैर मुरद्दिफ गज़ल। ठीक है, तो दो किस्म की गज़लें होती हैं, एक मुरद्दिफ होती है, एक गैर मुरद्दिफ होती है। मुरद्दिफ वो गज़ल होती है जिसमें रदीफ मौजूद है, और गैर मुरद्दिफ वो गज़ल होती है जिसमें रदीफ इस्तेमाल नहीं हुआ। उससे बाद अगली चीज़ हमारे पास है मतला। मतला बेसिकली सूरज के तुलू होने को कहते हैं। देखो, मतला हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं आसमान पे मतला साफ है, या आसमान पे मतला अबर आलूद है। आज मतला साफ है का मतलब यह है कि आसमान पे कोई बादल नहीं है, तो आप सूरज को तलू होते हुए देख सकते हैं। और मतला अबर आलूद है तो इसका मतलब होता है कि आसमान पे बादल हैं, अभी सूरज तलू हो रहा है, तो आप उसको नहीं देख सकते। तो गज़ल में मतला जो है हम वो कहते हैं गज़ल का पहला शेर, जहाँ से देखो सूरज तलू होता है तो दिन का आगाज़ होता है, तो गज़ल का जो पहला शेर आएगा तो उससे गज़ल शुरू होगी। तो हम जो है मतला जो है यहाँ हम इसको कह सकते हैं पहला शेर, पहला शेर। ठीक है, गज़ल का फर्स्ट जो पहला जो शेर होगा वो आपके पास मतला कहलाएगा। दूसरा, अच्छा, मतला में एक और बात है, मतला की जो पहचान है कि मतला के जो दो मिसरे होंगे, मतला का मिसरा उला, मिसरा सानी, इन दोनों में काफिया इस्तेमाल होगा। काफिया मतला के दोनों जो मिसरे हैं, मतला बाकी गज़ल से डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके दोनों मिसरे जो हैं उसमें काफिया जो है वो इस्तेमाल होगा। और इसके बाद अगर मुरद्दिफ गज़ल है तो दोनों मिसरों में जो है रदीफ जो है वो भी इस्तेमाल होगा। देखो, जाऊंगा और जाऊंगा ये दोनों में आया है, रदीफ भी दोनों में आया है, और काफिया मर जाऊंगा, उतर जाऊंगा।
तो यहाँ हम कह सकते हैं मतला गज़ल के पहले शेर को कहते हैं। और मतला की सिर्फ पहला शेर नहीं होता, मतला की कुछ पहचान भी होती है कि मतला शेर की जो 2 लाइनें होती हैं दोनों में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। इसके मतलब के अलावा जितने भी शेर होते हैं उसमें सिर्फ मिसरा सानी में काफ़िया इस्तेमाल होता है। मिसरा ऊला में जो है, मिसरा ऊला में काफ़िया इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मतला में दोनों मिसरों में जो है हमारे पास रदीफ़ और काफ़िया इस्तेमाल होंगे। फिर हमारे पास है मतला सानी। अगर पहले शेर के बाद दूसरा शेर भी ऐसा हो, पहले शेर के बाद अगर गज़ल का दूसरा शेर भी ऐसा है जिसके दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया वगैरह मौजूद हैं, दोनों मिसरों में काफ़िया मौजूद है, दोनों मिसरों में रदीफ़ मौजूद है। नहीं, ये देखो ये पहली 2 लाइनें, इससे अगली 2 लाइनों में अगर उन दोनों लाइनों में भी काफ़िया मौजूद हो, मैंने कहा काफ़िया सिर्फ दूसरी लाइन में आता है, लेकिन अगर दोनों लाइनों में काफ़िया मौजूद हो, यानी वो शेर जो कि मतला की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है लेकिन मतला गज़ल का पहला शेर नहीं है, तो ऐसे शेर को हम कहेंगे मतला सानी। ठीक है। और एक और चीज़ होती है मक्ता। मक्ता का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना, ख़त्म कर देना। तो मक्ता वो शेर होता है जो गज़ल का आखिरी शेर होता है, इसके बाद गज़ल जो है वो ख़त्म पजीर हो जाती है। मक्ता की एक और पहचान है कि आपको मक्ता में शायर अपना तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल करता है। अगर आपको पूरी गज़ल ना दी जाए, सिर्फ 2 अशार दे दिए जाएँ और आपको कहा जाए बताओ इसमें मक्ता कौन सा है, तो अब आपको पूरी गज़ल हो तब तो आप बता सकते हो आखिरी शेर है, लेकिन कोई 1-2 शेर उठा कर दे दिए कि अब बताओ इनमें मक्ता कौन सा है, तो आप कह सकते हो कि वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है उसको मक्ता कहते हैं। जैसे तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस होता है शायर का एक तो शायर का नाम होता है जो उसके वालिदैन ने रखा होता है, और एक शायर का नाम होता है जो उसने अपना नाम खुद रखा होता है। ठीक है। और उस नाम से वो शायरी कर रहा होता है, उस नाम को वो बार बार अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। शायर अपने नाम को भी बतौर तखल्लुस जो है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, या शायर जो है वो क्या कर सकता है, अपना कोई स्पेसिफिक नाम रख के, जिस तरह आजकल हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे निकनेम। ठीक है। तो शायर कोई स्पेशल सा निकनेम बना लेता है और अपने नाम की जगह उस नाम को जो है वो बार बार इस्तेमाल करता है, तो फिर उसको शायर का तखल्लुस कहते हैं। जैसे हमारे पास शायर है गालिब, तो उनका नाम है मिर्ज़ा असदुल्लाह, लेकिन उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब। वो अपना जो नाम है गालिब जो है वो उनका तखल्लुस है। तो शायर अपने नाम में जो तखल्लुस लिखते हैं तो तखल्लुस के ऊपर इस तरह का एक निशान बना देते हैं, तो पता चले कि ये शायर का नाम नहीं है, लेकिन वालिदैन ने उसका ये नाम नहीं रखा, लेकिन ये उसने अपना शायरी का जो नाम है वो रखे हुए। यानी इससे मकसद इसका ये होता है कि जितनी गालियाँ वगैरह पढ़ें, जितनी रसवाई वगैरह, वो इस नाम की वो शायर का अपना नाम जो है बच जाए। मेरे ख्याल में ये मकसद हो सकता है, लेकिन जो भी हो तो बहरहाल ठीक हो गया। तो अब यहाँ हमारे पास जो हो गया, ये हमारे पास गज़ल के अज्ज़ा हैं, गज़ल के अनासर हैं। अब हम एक गज़ल लिखते हैं और उसमें इन अनासर को तलाश करते हैं। अब आपके लिए मैंने डेमो के तौर पे एक गज़ल जो है मैंने लिखी है, और इस गज़ल में इन सारे जो अनासर हैं इनको हम तलाश करते हैं। गज़ल मैंने थोड़ी छोटी छोटी लिखी है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा आप इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो आपको नज़र आ जाएंगे। खैर, आपने इसको देख के क्या करना है, हमने जो है चीज़ों पे बात, जिन पॉइंट्स पे बात करनी है वो आप समझें। गज़ल है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। अब ये जो देखो, ये जो एक एक लाइन है ना, ये एक एक लाइन, ये हर शेर के मिसरे हैं। एक शेर में 2 मिसरे इसमें है, 2 मिसरे इसमें है, 2 मिसरे इसमें है, तो हर शेर को अगर आधा करोगे तो वो एक मिसरा बन जाएगा। ये 1 2 3 4 5, ये 5 मिसरे मिलकर एक गज़ल जो है वो बन गई है। इसमें मिसरा उला, हर शेर में जो पहली लाइन है वो मिसरा उला है, और हर शेर में जो दूसरी लाइन है वो मिसरा सानी। मिसरा उला, मिसरा सानी, मिसरा उला, मिसरा सानी, मिसरा उला, मिसरा सानी। ठीक है। इसके बाद काफिया वो अल्फाज जो हैं तो मुख्तलिफ, लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी है। अब आप यहाँ देखो, मर जाऊंगा, उतर जाऊंगा, किधर जाऊंगा, अच्छा, मर, उतर, किधर, बिखर, जिधर, सवर,
कर। अब ये सारे अल्फाज हैं जो एक जैसी आवाज़ वाले हैं और ये हमारे पास काफ़ी है। काफिया की मैंने पहचान बताई थी, ये जो मिस्र पहला जो शेर होता है मतला, इसके दोनों मिसरों में मर और उतर काफिया इस्तेमाल होता है। जो गज़ल के बाकी शेर होते हैं उसमें सिर्फ एक दूसरे मिसरे के अंदर काफिया इस्तेमाल होता है, पहले मिसरे में जो है वो काफिया इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, इस गज़ल का मतला क्या है? मतला इस गज़ल का ये जो पहला शेर है इसके दोनों मिसरों में काफिया जो है इस्तेमाल हुआ है। और ये तो मैं भूल गया रदीफ को। रदीफ वो लफ्ज़ है जो एक गज़ल में बार बार काफिया के बाद आता है और बार बार रिपीट होता है। काफिया है मर, उसके बाद क्या है जाऊँगा, काफिया उतर, उसके बाद लिखा जाऊँगा, काफिया किधर, इसके बाद लिखा जाऊंगा, काफिया जिधर, जहां भी काफिया लिखा हुआ उसके बाद एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो काफिया के बाद जो वर्ड एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है ये इस गज़ल का रदीफ है। आपसे सवाल आ सकता है कि ऊपर जो अशार दिए गए हैं, जो ऊपर जो नज़म बताई गई है, इसके रदीफ कौन सा है? तो फिर रटा लगाते हो, इस चीज़ में रटा लगाते हो। तो इसमें सिर्फ सिंपल देख लो यार कि जो आपके पास जो काफिया उससे अगला लफ्ज़ जो है वो आपका रदीफ है हमारे पास। मतला वो है जिनमें दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। और गज़ल का पहला शेर है मतला सानी। अब यहाँ देखो, इनमें भी जो पहले मिसरे के बाद जो दूसरा, पहले शेर के बाद जो दूसरा शेर है उसके दोनों मिसरों में काफिया मौजूद है, उसके दोनों मिसरों में रदीफ मौजूद है। तो इसको भी हम मतला कहेंगे लेकिन मतला सानी कहेंगे, ठीक है। तो ये शेर है, इससे दोनों मिसरों में हमारे पास काफिया और रदीफ मौजूद है। ये पहला शेर है तो ये मतला है, और ये शेर इसके भी दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ मौजूद है लेकिन मतला के बाद आया है तो इसको हम कहेंगे मतला है सानी। फिर है मक्ता। मक्ता जहाँ पे गज़ल ख़त्म हो रही है, यहाँ आप देखो, यहाँ इसमें अहमद नदीम कासवी ने अपना तखल्लुस नदीम जो है वो इस्तेमाल किया है। बुझ तो जाऊँगा मगर सुबह तो कर जाऊँगा, ये आखिरी शेर जो है ये हमारे पास मक्ता है। तो ये सब जो है ये गज़ल के अनासर हैं। उम्मीद है आपको थोड़ी सी अच्छी समझ आ गई होगी। गज़ल का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका हो गया, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। और इसी प्लेलिस्ट में मैंने उर्दू ग्रामर के भी कुछ अच्छे लेक्चर जो अपलोड किए गए हैं, आप वो भी देखें। अगर आप चाहते हैं ऐसे कुछ मज़ीद लेक्चर्स भी आपके लिए अपलोड किए जाएँ तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कोई बात हो, कोई सजेशन हो, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।